नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम, यूपी टेट, हरियाणा टेट, रीट एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में आपको कमेंट करते चलना है। साथियों, जितने भी प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं वो सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम पर लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर आपको यहाँ पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, इसके बाद सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात और यहाँ पर आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसके सफर की यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट में देखने को जरूर मिलेंगे। यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न देखना है तो प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण आप पेपर देख लीजिएगा, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, जो गुजरात की बात कर रहा है कि गुजरात गांधीग्राम का रहने वाला देखिए कोई व्यक्ति है जो कहां पर सबसे पहले देखिए भोपाल जाता है, भोपाल मध्य प्रदेश जाता है, फिर जाना चाहता है वो कहां पर, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। तो कह रहा है कि उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी। तो पहला ऑप्शन है यहां पर कि दक्षिण दिशा में और फिर वो कहां पर जाएगा, पूर्व दिशा में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहले कहां पर जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा और फिर जाएगा दक्षिण दिशा में। तीसरा कथन यहां पर कह रहा है कि पहले तो पश्चिम दिशा में जाएगा और फिर जाएगा दक्षिण दिशा में। इसके बाद कह रहा है कि दक्षिण दिशा में जाएगा और फिर जाएगा पश्चिम दिशा में। तो देखिए, यहां पर पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद यहां पर और सही ऑप्शन का हम चयन करेंगे। तो देखिए, जो आपका गांधीग्राम गुजरात है वो देखिए भारत का एक पश्चिमी राज्य है। तो पश्चिमी राज्य है तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसको यहां पर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा यहां पर मैप के थ्रू हम समझ लेंगे। यहां पर देखिए, ये आपका यहां पर मान लीजिए ये आपका यहां का गुजरात है। तो देखिए, गुजरात वो एक आपका पश्चिमी राज्य है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा है तो देखिए गुजरात की अपेक्षा मध्य प्रदेश यहां पर पड़ता है। जो मध्य प्रदेश है वो देखिए गुजरात की अपेक्षा कहां पर है, गुजरात के सापेक्ष है वो पूर्व दिशा में। देखिए, इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए आंध्र प्रदेश आपका कहां पर पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के देखिए दक्षिण में पड़ता है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, जो दिशा क्या है आपकी बिल्कुल यहां पर निश्चित हो जाएगी कि देखिए पहले वो कहां पर जाएगा, पूर्व में जाएगा, इसके बाद देखिए कहां पर जाएगा, दक्षिण में जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि पहले तो वो जाएगा पूर्व दिशा में, इसके बाद जाएगा दक्षिण दिशा में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, इसी क्रम में अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए, दूसरे क्रम में देखिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। और मैं देखिए उसको क्या है, लक्षण बता रहा है कि मुझे कपकपी आ रही है, बुखार हो रहा है, साथ में सिर दर्द भी हो रहा है और अंत में क्या होता है कि पसीना आने के चक्र से मैं गुजरता हूं। तो कह रहा है कि रक्त की जांच के बाद में जब मैं डॉक्टर के पास में गया और उसके बाद जब मैंने देखिए पैथोलॉजी में जब जांच करवाई तो मुझे क्या है मुझे डॉक्टर के द्वारा क्या है एक कड़वी दवाई दी गई। तो रजत कह रहा है कि बताइए कि मैं किस रोग से पीड़ित हो सकता हूं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मलेरिया से, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि मियादी बुखार से, ऑप्शन तीसरा कह रहा है अतिसार से या फिर हैजा से। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल देखिए, मैं जितने भी प्रश्न है मैंने कहा है आपके कि सिलेबस पर आधारित प्रश्न रखे हैं मैंने, और देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को समझिएगा। देखिए, रजत है तो रजत अपने मित्र से कह रहा है कि मैं भाई खेल नहीं खेल सकता हूं क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है और मुझे देखिए लक्षण क्या प्रकट हो रहे हैं, लक्षण हो रहे हैं एक तो कंपकपी हो रही है, बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है और अंत में पसीना आ रहा है। ठीक है, और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे डॉक्टर ने क्या है ये कड़वी दवाई दी पीने के लिए। तो रजत कह रहा है कि भाई मुझे बताइए कि मैं किस रोग से पीड़ित हो सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर मलेरिया है, मियादी बुखार है, अतिसार है या फिर हैजा से। तो देखिए, जो
यहाँ पर लक्षण बताए जा रहे हैं रजत के द्वारा, वो किसके बताए जा रहे हैं? मलेरिया रोग के बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो मलेरिया रोग है उसके बारे में कुछ समझ लेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु मलेरिया रोग से संबंधित बनते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए जो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। यदि आपसे पूछता है कि इसका वाहक कौन है, संक्रामक कौन है, देखिए इसका वाहक कौन है, किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा क्या है, इसको फैलाया जाता है। और आपको एक बात यहां को याद रखना है कि यदि आपसे पूछता है कि ये रोग किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है या फिर देखिए वायरस के द्वारा होता है या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला मलेरिया एक रोग है। तो यहां पर देखिए प्रोटोजोआ देखिए प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। तो यहां पर आपको जितने भी पॉइंट हैं वो मलेरिया से संबंधित आपको सभी पॉइंट यहां पर याद रखने हैं। देखिए इसके बाद म्यादी बुखार की बात कर रहा है, तो म्यादी बुखार जिसको टाइफाइड के रूप में हम जानते हैं। अब देखिए यदि आपसे पूछता है कि टाइफाइड में क्या होता है, देखिए तो क्या होता है इसमें? टाइफाइड को आपको याद रखना है कि किसकी वजह से होता है। तो देखिए टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और यदि आपसे पूछता है कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो देखिए साल्मोनेला टाइफी उस बैक्टीरिया का नाम है। आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मान लीजिए जो टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड किसके कारण होता है? देखिए विषाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है या फिर देखिए बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो देखिए जो म्यादी बुखार है वो किसके वजह से? बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। अब इसके बाद आता है अतिसार। तो देखिए अतिसार आपका एक देखिए दूषित जल पीने की वजह से होता है, अतिसार होता है। ठीक है, हैजा की बात करते हैं। तो हैजा देखिए यदि आपसे देखिए प्रश्न पूछता है कि एशियाई महामारी के रूप में किस रोग को जाना जाता है, तो देखिए एशियाई महामारी के रूप में हैजा को जानते हैं। इसको आपको याद रखना है कि एशियाई महामारी किस रोग को कहा जाता है, किस रोग को जाना जाता है। तो एशियाई महामारी के रूप में हैजा को जाना जाता है। यदि आपसे पूछता है कि किसकी वजह से फैलता है, तो दूषित जल और भोजन को ग्रहण करने से ये रोग फैलता है। और एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा या विषाणु के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा, तो यहां पर याद रखिएगा ब्रिबियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा हैजा रोग फैलता है। तो देखिए सभी जितने महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर बन रहे थे, आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु थे, वो सभी पॉइंट में यहां पर आपको बता चुका हूं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है और साथ में देखिए कमेंट करते चलिएगा कि यहां पर सही बिल्कुल अब यहां पर कौन सी चीज आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक और प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि देखिए अल बरूनी कौन था। तो देखिए अल बरूनी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है। मैं कहूंगा कि देखिए बिल्कुल इसके पूछे जाने के चांस बनेंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि अल बरूनी वह यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि वह कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया था। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने के लिए आया था। और चौथा ऑप्शन कह रहा है यहां पर कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब भी लिखी है जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो देखिए यहां पर बिल्कुल देखिए चौथा ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो अल बरूनी है इसको हम बिल्कुल पूरी तरह से यहां पर इसका विश्लेषण कर लेंगे, पूरी तरह से इसको समझ लेंगे कि देखिए अल बरूनी आखिर क्या था, कौन था, कहां पर आया था, इसकी किताब का नाम क्या था, ये सभी देखेंगे। देखिए तो देखिए जो अल बरूनी था एक अरबी लेखक था, जिसको आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि कहां से आया था, तो अरब देशों से आया था, जिस देश का नाम क्या था, उज्बेकिस्तान था। तो देखिए एक अरबी लेखक था। और देखिए यदि आपसे पूछता है कि किसके साथ में भारत आया था, तो देखिए महमूद गजनबी के साथ में, महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि जो अल बरूनी था वो कहाँ का शासक था, कहाँ का लेखक था और किस देश से आया था, किसके साथ में आया था, तो महमूद गजनबी के साथ में भारत में आया था। ये पॉइंट देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यदि आपसे पूछता है कि इसकी किताब का नाम क्या है, तो देखिए किताब का नाम है किताब उल हिंद। किताब आप नोट कर लीजिएगा ये सभी नाम, क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, किताब उल हिंद।
इसकी किताब का नाम है। तो देखिए जितने भी यहाँ पर ऑप्शन थे वो सभी मैंने बता दिए। देखिए इस भारत का इतिहास इसकी क्या है, किताब से मालूम पड़ता है। देखिए भारत की जो किताब उल हिंद है, इसका हिंदी में यदि ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि भारत की खोज। तो देखिए भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई है, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि हिंदी में भी आपसे पूछ सकता है और देखिए जो उसका जो अरबी नाम है उसमें भी पूछ सकता है कि किताब उल हिंद जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, जो उज्बेकिस्तान का एक यात्री था। तो देखिए इसको आपको याद रखना है। चलिए इसी क्रम में अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रात में जागने वाले जानवर हर जीव को किस रंग में देखते हैं। पहला ऑप्शन है केवल लाल रंग में देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, या फिर केवल काली और सफेद रंग में देख सकते हैं, या फिर केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो रात को जीव जागते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल दो ही रंग देख सकते हैं, एक तो सफेद रंग देख सकते हैं और एक काला रंग देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो रात में जगने वाले जीव हैं वो हैं उल्लू। एक तो आपको उल्लू को याद रखना है, जो दूसरा है देखिए यहां पर चमगादड़ हो जाएगा, चमगादड़। ठीक है, तो देखिए जो उल्लू होता है, उल्लू आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है मैं वो आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। तो देखिए उल्लू को, जो उल्लू है उससे प्रश्न पूछा गया था कि रात में देखिए कौन सा जीव है जो केवल काली और सफेद ही देखता है। तो देखिए वो कौन सा था, उल्लू था। और उल्लू को आपको याद रखना है कि 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को ये घुमा लेता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कौन अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा देता है। पूरा देखिए 360 डिग्री तक घुमा देता है। तो कौन घुमा देता है, उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक पूरा राउंड कर देता है। तो इतने पॉइंट यहां से याद रखिएगा। और देखिए जो चमगादड़ है उसको भी क्या है, एक स्तनधारी है जो बच्चे देता है। तो देखिए इसको भी याद रखना है कि चमगादड़ कौन देता है, बच्चे देने वाला जीव है एक, जो देखिए काला और सफेद ही देख पाते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हाथी से संबंधित प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हाथी टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, प्रश्न को मिस नहीं करना है, पूरा अच्छे तरह से समझिएगा, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी पर आधारित है और देखिए एनसीईआरटी पर आधारित ही सीटेट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो चलिए देखिए सबसे पहले इन कथनों को पढ़ते हैं, फिर आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन लगाना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो कह रहा है देखिए हाथी के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो देखिए जो हाथी के बारे में यहां पर सही कथन है, कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 10 से 15 बच्चे ही होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी क्या करती है, पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। वो क्या करती है, पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। और जो डी कथन है वो कह रहा है कि एक ही झुंड में हथनियां और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो देखिए जो सही कथन है वो पहला कथन सही है और सी कथन सही है कि देखिए जो हाथियों का झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियां होती हैं, बाकी उसके बच्चे होते हैं। तो देखिए यहां पर पहला ए कथन सही हो जाएगा। और देखिए जो झुंड होता है उसका झुंड में क्या है, झुंड होता है उसके झुंड की नेता होती है सबसे बुजुर्ग हथनी। तो देखिए ए और सी देखना है आपको, जिस भी ऑप्शन में ए और सी मिले वही देखिए तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए हाथियों से रिलेटेड सभी यहां पर जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे होंगे वो पहले हम देखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो हाथी है उसके हाथी के बच्चे का नाम क्या होता है, तो हाथी के बच्चे का नाम क्या है, नंदू है। तो इसको आपको समझना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो हाथी के बच्चे का नाम दिया गया है वो दिया गया है नंदू। ठीक है, तो नंदू को आपको याद रखना है। अब देखिए जो नंदू है, जब नंदू 3 महीने का होता है, जब नंदू 3 माह का होता है, तो इसका कुल वजन होता है 2 क्विंटल या फिर 200 किलोग्राम, जिसको बोल सकते हैं। कितना होगा, 200 किलोग्राम। अब देखिए एक वयस्क हाथी की बात करते हैं, तो एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 1 क्विंटल, जिसको 100 किलोग्राम बोलते हैं, 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट रखना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है। और ये अपने शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए देखिए इनको क्या है, जो कीचड़ होता है, कीचड़ में लौटना, कीचड़ में नहाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है हाथियों को। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है,
और देखिए एक प्रश्न और यहां पर पूछा जा सकता है कि देखिए जो एक हाथी होता है वो कुल कितने घंटे आराम करता है। तो देखिए ये क्या करता है, कुल में 2 से 4 घंटे ही क्या करता है, आराम करता है। तो देखिए हाथियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और देखिए जो एक वयस्क हाथी होता है, जब हाथी बुजुर्ग होने लगता है तो वो क्या करता है, झुंड को छोड़कर भाग जाता है, झुंड को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अब अगला प्रश्न। कह रहा है कि देखिए पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि बढ़ती काग्र। देखिए यहां पर बढ़ती काम नहीं है, बढ़ती काग्र है, ठीक है। दूसरा है पराग, तीसरा है परागकोश और चौथा है यहां पर मूलांकुर। तो देखिए जो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती हैं उनको बोलते हैं क्या, परागकोश। तो देखिए परागकोश में पाए जाते हैं पाउडर की तरह संरचना, कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी, जिनको बोलते हैं परागकण बोलते हैं। जो देखिए नर जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। परागकण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं, देखिए एक प्रश्न में इस प्रकार का आपको करवा चुका हूं। इसके बाद ये दूसरा प्रश्न है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि यदि आप रेलगाड़ी के द्वारा अहमदाबाद या गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज यहां पर बेचते मिलेंगे। तो देखिए बताना है कि देखिए यदि आप गुजरात जाते हैं या अहमदाबाद जाते हैं और यदि आप रेलवे स्टेशन पर हैं तो रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार का आपका फूड वहां पर देखिए जो बेचने वाले होते हैं वो बेचते हुए देखेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहां पर कि पूरी साग तथा ठंडा दूध बेचते हुए मिलेंगे। दूसरा है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल बेचते हुए मिलेंगे। छोले भटूरे या लस्सी बेचते मिलेंगे, या फिर इडली चटनी या बड़ा चटनी यहां पर बेचते मिलेंगे। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। यदि आप गुजरात में हो तो गुजरात में देखिए ढोकला आपको क्या मिलेगा, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल ही आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो गुजराती फूड है वो क्या है, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण बताना है आपको क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। दूसरा है उड़ सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि पक्षियों की आंख क्या होती है, छोटी होती है। तो देखिए जो पक्षी होते हैं जो उनकी आंखें होती हैं उसकी पुतली क्या है, जो मनुष्य की तरह घूम नहीं सकती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को, अपनी मुंडी को क्या करते हैं, ज्यादा घुमाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देखिए निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की क्या है, कमी है, ठीक है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। तो देखिए यहां पर ऑप्शन है कि आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए, या फिर चावल, चीनी या आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तीदार सब्जियां, गेहूं और अंतरा नहीं, यहां पर संतरा होगा, संतरा खाना चाहिए, या फिर गुड़, नींबू या मटर खाना चाहिए। तो देखिए जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आपको याद रखना है। तो उस रोग को बोलते हैं एनीमिया, जिसमें क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये एनीमिया को आपको याद रखना है। अब देखिए जब हीमोग्लोबिन की कमी है व्यक्ति में तो उसको खाना क्या चाहिए, एक रोगी डॉक्टर से पूछ रहा है। तो देखिए उसने कारण तो जान लिया कि उसके शरीर में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। निदान के पश्चात उसको पता चलता है तो डॉक्टर रोगी क्या है, डॉक्टर से पूछता है कि उसको क्या लेना चाहिए खाने में ताकि उसके हीमोग्लोबिन में वृद्धि हो जाए, उसके शरीर से एनीमिया हट जाए। तो देखिए उसको क्या खाना चाहिए, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि देखिए गुड़ में क्या होता है, आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं जैसे पालक हो गई, तो पालक में भी देखिए आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा आपको वहां पर देखिए आयरन की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। आंवला में भी आयरन की मात्रा देखिए भरपूर, देखिए आंवला विटामिन सी से भरपूर भरा होता है। और इसके अलावा देखिए उसको सेब खाना चाहिए, सेब में भी क्या होता है, देखिए आयरन की मात्रा, सेब भी खाना चाहिए, सेब में क्या होता है, आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न
कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, या फिर कक्षीय अध्ययन को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एनसीएफ है, उसका एक कथन है, देखिए एनसीएफ के द्वारा कहा गया है कि जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसको क्या है, टीचर के द्वारा बाहरी माध्यम से बाहर विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मान लीजिए किसी को कुत्ता के बारे में, कोई टीचर है कुत्ता के बारे में एक छोटे बच्चे को, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है, तो देखिए जो कुत्ता है उसको दिखाया भी जाए ताकि कि बच्चा समझ सके कि ये कुत्ता है। भाई पेड़ पौधों के बारे में यदि पढ़ाया जा रहा है तो देखिए जैसे पत्तियों के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि पेड़ की ये पत्ती होती हैं, इनमें क्या होता है, भोजन बनाया जाता है, पत्ती इसमें क्या होता है, भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको जो बाहरी जीवन से जोड़ा जाए ताकि बच्चे क्या है पूरी तरीके से उसको प्रत्यक्ष रूप से भी समझ सकें। तो यहां पर देखिए ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है कि उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा कह रहा है यहां पर कि उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो देखिए यहां पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी यहां पर देखिए नहीं है, नेगेटिव पॉइंट था यहां पर, देखिए यहां पर नेगेटिव था बिल्कुल, मैं देखिए यहां पर समझ नहीं पाया। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट हमसे पूछ रहा था कि कौन सा यहां पर देखिए आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो देखिए यहां पर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। और ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे के चिंतन को क्या है उसको विकसित करना बहुत जरूरी है पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कांसे के बारे में कुछ यहाँ पर देखिए कथन, हर जगह यहाँ पर गलत छपा हुआ है, कथन लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि कांसे के बारे में सही कथन चुनना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, इसके बाद में ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर राइट लगाना है फिर। तो कह रहा है कि कांसा लोहे और चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा कथन कह रहा है कि कांसे को तांबा और टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। चौथा वो कह रहा है कि कांसा क्या होता है, अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप व मूर्ति बनाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी सही हो जाएगा और यहाँ पर सी भी सही हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा मिल रहा है, जो ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए जो कांसा है वो इंपोर्टेंट है। देखिए कांसा एक मिश्र धातु है, जो देखिए किससे, तांबा और टिन से मिलकर बनी होती है। अब देखिए जो कांसा है इस अत्यंत मजबूत होता है और देखिए इसका उपयोग तोप और मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा देखिए और भी मैं आपको एक दो जो इंपोर्टेंट है वो मिश्र धातु यहां पर बता देता हूं। देखिए पीतल की बात करते हैं तो पीतल भी एक मिश्र धातु है जो देखिए तांबा और जस्ते से मिलकर बनी होती है। तांबा और जस्ते से मिलकर कौन बनी होती है, तो देखिए पीतल बना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस्पात की बात करते हैं तो इस्पात भी एक यहां पर देखिए मिश्र धातु है जो लोहा और कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कौन कौन सी मिश्र धातु है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना।
ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि विषय में रुचि का विकास करना, तीसरा कह रहा है कि नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थियों में को आनंद और मजा उपलब्ध करवाना। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए नित्य और एकरस वस्तु में बदलाव करना यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। देखिए बच्चों को जो कविताएं और कहानी दी जाती हैं उससे क्या होता है, आनंद मिलता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दूसरा भी सही हो जाएगा, यहाँ पर सभी है। तो देखिए यहाँ पर गलत हमको छांटना था कि कौन सा यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि जो एक अच्छी पाठ्यचर्या है उससे बच्चे के प्रति सही, उसके जीवन के प्रति सही और देखिए विषय के प्रति क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो कह रहा है कि पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। देखिए अब दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देने वाली होनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल नहीं, ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर हमको मिल गया है कि देखिए नेगेटिव पूछ रहा है कि किस उपयुक्त की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए शब्दावली और जो परिभाषाओं पर ज्यादा बल देते हो वो क्या है, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भय और पूर्व ग्रहों से मुक्त होने के लिए मूल्यों को बढ़ावा देती हो, या फिर विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों के हेतु आवश्यक हो, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक बल देती हो। तो यहाँ पर तीनों देखिए जो दो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा सही हो जाएगा। लेकिन हमारा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नहीं वाला कथन देखना था, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए नलिनी कक्षा 3 की शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी, देखिए उनका प्रकरण है क्या, जानवर हमारे साथी। एक नलिनी है जो अध्यापिका है, उसका नाम है नलिनी, कक्षा 3 की शिक्षार्थियों को क्या करती है, जानवर हमारे प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। तो प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर और अधिक रोचक बनाने के लिए कौन सी युक्ति यहाँ पर सबसे अच्छी रहेगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट को प्रयोग करना। और ऑप्शन तीसरा है कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिताओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे अच्छा कथन होगा ऑप्शन चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे रोचक तरीका क्या होगा, उनको फिल्म के माध्यम से वो चीजें सभी दिखाना। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी प्रश्न हमने कुछ पेडागोजी से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे, साथ में कुछ हमने देखिए जनरल नॉलेज की भी कुछ प्रश्न रखे थे, और सभी प्रश्न देखिए एनसीईआरटी पर आधारित थे। दोस्तों यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।